आज से चारधाम यात्रा का आगाज हो गया। चारधाम यात्रा क्यों फाइनेंशियली हिसाब से उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है? बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस चारधाम यात्रा में क्या विघ्न डाल रही है? कांग्रेस बीजेपी में अब क्या नया घमासान उत्तराखंड में मचा है? महेंद्र भट्ट ने कहा है कि विधायक ने खनन पकड़ा तो उसमें बुरा क्या किया? NIOS DLED वालों के लिए क्या खुशखबरी है? और LT वालों की नियुक्ति पर कोर्ट में क्या हुआ है? अगर आप पनीर खाते हैं तो सावधान क्यों रहना चाहिए? आइए बात करते हैं इन सभी टॉपिक्स पर आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। उत्तराखंड में हर साल होने वाला सबसे बड़ा आयोजन यानी कि चारधाम यात्रा का आगाज आज से हो गया है। अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। अगले 6 महीने तक देश और दुनिया के लाखों श्रद्धालु, लाखों भक्त, लाखों लोग उत्तराखंड आएंगे और चारों धामों के दर्शन करेंगे। चारधाम यात्रा की तैयारियों के लिए कई तरह के सवाल हर बार रहते हैं, कई तरह के जवाब दिए जाते हैं। फिलहाल तो हम यही उम्मीद करेंगे कि सभी तैयारियां सरकार ने समय से पूरी कर ली होंगी और चारधाम यात्रा इस साल सरल रहे और सुगम रहे। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के बाद 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। ये चारधाम यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, ये बात ध्यान में रखिए, बल्कि आर्थिक रूप से भी उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। कई लोगों के परिवार इस चारधाम यात्रा पर ही डिपेंड करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा जब चारधाम यात्रा खत्म हो जाती है तो कुछ डेटा और कई तरह के आंकड़े सामने निकल करके आते हैं, जैसे कितने लाख श्रद्धालुओं ने इस बार दर्शन किए हैं, हेली कंपनियों ने कितने अरब का कारोबार किया है, घोड़े खच्चर वालों ने कितने करोड़ों का कारोबार कर लिया है, डंडी कंडी से लेकर के प्रसाद बनाने वाले, उसे बेचने वाले, होटल व्यवसायी, ढाबे, पार्किंग, नींबू पानी बेचने वाला, हर किसी का व्यापार इस चारधाम यात्रा के ऊपर डिपेंड रहता है, इससे जुड़ा हुआ रहता है। इसीलिए अगर यात्रा अच्छी चले और मौसम साफ दे तो कोई दिक्कत लोगों को होती नहीं है, लेकिन अगर मौसम साथ न दे, यात्रा भी ठीक ठाक ना चले, टूरिस्ट आए नहीं, श्रद्धालु आए नहीं, तो लोग आर्थिक रूप से डूब भी जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ था। इस हमले के बाद उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी अब खूब तैयारियां एक्स्ट्रा चल रही हैं। यात्रा में इस बार ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार अर्धसैनिक बलों की तैनाती चारधाम यात्रा की सुरक्षा के लिए कर दी जाए। अर्धसैनिक बलों की तैनाती के लिए पुलिस मुख्यालय से उत्तराखंड शासन के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया था। इस प्रस्ताव को अब शासन की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है। खबर यह है कि चारधाम यात्रा की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड सरकार ने करीब 10 अर्धसैनिक बलों की कंपनियों की मांग की है। अब यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन इसी बीच एक और चीज ऐसी हुई है जो कि पॉलिटिकली बीजेपी और कांग्रेस में जिससे टशन देखने को मिल रही है। दरअसल विपक्षी कांग्रेस उत्तराखंड में सरकार को घेरने के लिए आज एक बड़ा आयोजन करने वाली है। सिर्फ उत्तराखंड बीजेपी ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार को घेरने के लिए भी आज उत्तराखंड में देहरादून में कांग्रेस के कई बड़े नेता जुटने वाले हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की सरकारें कई प्रदेशों में और केंद्र सरकार भी सरकारी एजेंसियों और संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। कुल मिलाकर के कांग्रेस का वही पुराना आरोप है कि संविधान को तार-तार करने का काम बीजेपी की सरकार में किया जा रहा है, जिसके विरोध में आज संविधान बचाओ रैली या फिर जनसभा कह लीजिए वो देहरादून में होने जा रही है। इस जनसभा में कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे, लेकिन कांग्रेस की इस रैली को लेकर के बीजेपी भी अब फुल हमलावर मूड में नजर आ रही है, हल्ला बोल मूड में नजर आ रही है। कल प्रदेश में बीजेपी की तरफ से कई विधायक, कार्यकर्ता, नेताओं के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कांग्रेस की इस रैली के औचित्य पर सवाल उठाए गए। खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस रैली के टाइमिंग और औचित्य पर सवाल उठाए हैं। महेंद्र भट्ट का कहना है कि चारधाम यात्रा में विघ्न डालने के लिए कांग्रेस इस रैली को कर रही है। महेंद्र भट्ट का यह भी कहना है कि अगर कांग्रेस में थोड़ी सी भी नैतिकता बची हुई है तो देश हित में और राज्य हित में इस रैली को कांग्रेस को रद्द कर देना चाहिए। इसके पीछे भट्ट साहब अपने कुछ लॉजिक देते हैं। एक लॉजिक तो ये कि उत्तराखंड में आज से ही चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, कई तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन ठीक उसी समय कांग्रेस अपनी इस रैली को कर रही है। दूसरा लॉजिक भट्ट साहब का यह है कि देश में इतना बड़ा आतंकी हमला कुछ दिन पहले हुआ है, देश तनाव जैसी स्थिति में है और कांग्रेस को रैली सूझ रही है। महेंद्र भट्ट का यह मानना है कि कांग्रेस को पहले तो सहयोग करना चाहिए था और ऐसा करके अब वो अपना नेगेटिव रूप दिखा रही है। कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि प्रदेश का विकास जारी रहे, ये महेंद्र भट्ट का कहना है। दरअसल कांग्रेस की इस रैली की थीम ही संविधान बचाओ रैली है, तो जाहिर सी बात है कि हर बार बीजेपी का जो आरोप रहता है वो इस बार भी कांग्रेस के ऊपर लगा है। बीजेपी कहती है कि भाई कांग्रेस संविधान को बचाने की बात आज के समय में कर जरूर रही है, लेकिन देश में आपातकाल उन्हीं के समय में लगाया गया था। कुल मिलाकर के कांग्रेस के ऊपर बड़ा आरोप है कि कांग्रेस चारधाम यात्रा में विघ्न डालने की कोशिश कर रही है अपनी इस आज की गई रैली के माध्यम से। खैर, यात्रा तो धामों की है और रैली देहरादून में है। अब कितना विघ्न इस यात्रा में पड़ने जा रहा है, ये आरोप लगाने वाले जाने या फिर उसका जवाब देने वाले जाने। दूसरा, कुछ दिन पहले बीजेपी के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने खनन की एक ट्रैक्टर ट्रॉली
मालिक को पकड़ा था, जिसका वीडियो भी खूब ज्यादा वायरल हुआ था। हम उस पर पुराने वीडियो में अपनी बात कर चुके हैं। इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कोई विधायक यदि खनन करने वालों को, चोरी करने वालों को रोक रहा है तो उसमें गलत क्या है। ऐसा सभी विधायकों को करना चाहिए और ऐसा करके ही हम चोरी को रोक रहे हैं और राजस्व को बढ़ा रहे हैं। ये भी ठीक है, जो काम प्रशासन या फिर पुलिस प्रशासन ने करना था उस काम को विधायक करेंगे। एक तरफ ढोल पीटे जा रहे हैं कि अवैध खनन पर रोक लग चुकी है, दूसरी तरफ खुद अब सरकार के विधायक ही ऐसे दावों का पर्दाफाश करते हुए आपको नजर आ सकते हैं, क्योंकि महेंद्र भट्ट कह चुके हैं कि सभी विधायकों को ऐसा काम करना चाहिए। एनआईओएस से 18 महीने का डीएलएड कोर्स करने वालों को अब हाईकोर्ट ने एक बड़ी राहत दे दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी इसको वैध बता चुका है 18 महीने के एनआईओएस डीएलएड कोर्स को। हालांकि हाईकोर्ट ने ही पहले प्राइमरी टीचर भर्ती में इन्हें शामिल करने पर रोक लगाई थी, लेकिन अब हाईकोर्ट का कहना है कि भर्ती की काउंसलिंग में एनआईओएस डीएलएड वालों को भी शामिल करने पर सरकार विचार करे। अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इनको शामिल करते हैं या नहीं करते हैं। वैसे ही उत्तराखंड में प्राइमरी टीचरों के कई पद खाली चल रहे हैं। पुराने वीडियो में भी हम बात कर चुके हैं, जिसकी वजह से कई प्राइमरी स्कूल बंद होने की कगार पर है। कई स्कूलों में तो सिर्फ एक शिक्षक बचा है और कई स्कूलों में सिर्फ एक ही बच्चा बचा है। ऐसे में जल्द से जल्द प्राइमरी टीचरों की भर्तियां की जाए ताकि प्राइमरी स्कूलों की हालत ठीक की जा सके, उसमें सुधार हो और गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ने का एक जरिया मिले, क्योंकि ज्यादातर गरीब लोग सरकारी प्राइमरी स्कूलों के भरोसे ही रहते हैं। एलटी के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की बात कर लेते हैं। इनकी नियुक्ति भी लटकी पड़ी है, नियुक्ति पत्र अभी तक मिला नहीं है। जो चयनित हो चुके हैं उनके नियुक्ति पत्र पर भी अभी रोक लगाई गई है। इसकी सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही थी। कल इसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस रोक को अभी भी जारी रखा है, यानी कि एलटी चयनित वालों के लिए अभी भी अच्छी खबर सामने नहीं आई है। 23 मई को अगली तारीख सुनवाई के लिए तय की गई है। इसके साथ ही यूके SSSC के सचिव भी वर्चुअली माध्यम से कोर्ट में पेश हुए थे। उन्हें कोर्ट ने कुछ सवाल दिए हैं और एक पर्टिकुलर डेडलाइन दी है कि इतनी तारीख तक आप इन सवालों के जवाब दे दीजिए और उसके बाद अगली सुनवाई इस मामले में होगी। क्या खाएं और क्या पिएं, आज के दौर में इसको लेकर के कई तरह के सवाल उठते हैं, क्योंकि क्या मिलावटी है और क्या मिलावटी नहीं है ये आपको पता ही नहीं चल पाएगा और आप लगातार ऐसी चीजों को कंज्यूम करते रहेंगे, यानी कि ग्रहण करते रहेंगे जिनमें मिलावट हो चुकी होगी। कुछ समय पहले आपने देहरादून में कुट्टू के आटे की खबर देखी थी। मिलावटी कुट्टू के आटे ने कैसे कई लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया था। अब आज एक और खबर सामने आई है, वो है पनीर खाने वालों के लिए। पनीर खाने वालों को ये खबर जरूर देखनी चाहिए। पनीर प्रोटीन का रिच सोर्स होता है। नॉनवेज ना खाने वालों के लिए पहली पसंद पनीर होती है। पनीर सबसे शानदार ऑप्शन उनके लिए हो सकता है, लेकिन जिस पनीर को आप बड़े चाव के साथ खाते हैं, टिक्का बनाकर, शाही पनीर बनाकर, पालक पनीर बनाकर, पनीर के पराठे बनाकर, उस पनीर में मिलावट हो सकती है। देहरादून में 720 किलो नकली पनीर जब्त किया गया है, पकड़ा गया है। 5 लोगों को भी इस चक्कर में गिरफ्तार किया गया है। ये पनीर देहरादून में सहारनपुर से लाया गया था, जो कि सप्लाई होना था। ये नकली पनीर सिर्फ देहरादून ही नहीं बल्कि विकासनगर और चकराता में भी सप्लाई किया जाना था। हालांकि अभी ये 720 किलो पनीर पकड़ा गया है। इसीलिए खाने पीने के मामले में सावधानी बरतें। देख लीजिए, परख लीजिए क्या चीज खाना है क्या नहीं है, किसमें मिलावट हो सकती है किसमें नहीं हो सकती है। ये सब आपकी जिम्मेदारी भी है। खैर, ये थे आज के टॉपिक्स। इन सभी टॉपिक्स को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।